तो चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लेन्स। और प्लेन्स में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसकी थ्योरी, इसको धीरे धीरे कवर करेंगे इसकी सारी थ्योरी, और उसके बाद हम आएंगे 4.2 एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 4.2 में हम क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 20 नहीं करेंगे क्योंकि वो अभी सॉल्व नहीं हो पाए हैं, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चन जितने भी 30 क्वेश्चन हैं बाकी वो सारे हम जो है उसको सॉल्व करवाएंगे। तो आज का जो वीडियो होगा उसमें केवल हम थ्योरी कवर करेंगे और अगले वीडियो में हम जो है इसके सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेन से। तो हमारे प्लेन में सबसे पहली चीज आती है प्लेन का नॉर्मल फॉर्म। तो हेडिंग डालेंगे नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। प्लेन की इक्वेशन की नॉर्मल फॉर्म। तो सबसे पहले देखते हैं प्लेन की इक्वेशन की जो नॉर्मल फॉर्म होती है वो इस तरह से लिखी जाती है, r डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू p। ये हमारे प्लेन की नॉर्मल फॉर्म होती है। इसमें जो p होता है वो हमारा होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है हमारा p। ये जो n होता है ये हमारा होता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन। प्लेन की यूनिट नॉर्मल वेक्टर यानी कि ऑफ कह सकते हैं या फिर यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन। प्लेन पे जो नॉर्मल वेक्टर है उसकी यूनिट वेक्टर हम जो है यहाँ पे लिखते हैं। r जो होता है ये हमारा होता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स लाइज ऑन द प्लेन, या फिर कोऑर्डिनेट्स की जगह आप यहां पे ये कह सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच लाइज ऑन द प्लेन। प्लेन पे लाई करने वाले सारे पोजीशन वेक्टर, सारे पॉइंट्स की पोजीशन वेक्टर। तो ये होता है हमारा नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। इसको जरा हम डायग्राम के थ्रू भी समझ लें। तो जैसे मान लेते हैं हमारा ये अगर कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक, और ये हमारा कोई इसमें प्लेन है, तो इस ओरिजिन से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस प्लेन पे, तो इस परपेंडिकुलर का जो डिस्टेंस होगा उसको हम p कहेंगे, और इस प्लेन पे जो एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर रहेगी, ये नॉर्मल वेक्टर कोई भी हो, ठीक, और इसकी यूनिट वैल्यू n कैप, इसको हम कहेंगे n कैप। तो ये हमारा जो है नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन बनाएगा। अब हम बात करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन। प्लेन की इक्वेशन की जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म हमारी नॉर्मल फॉर्म से ही बनी है। जब हम यूनिट वेक्टर को या यूनिट नॉर्मल वेक्टर को की बजाय हम अगर एक सिर्फ नॉर्मल वेक्टर रख देते हैं और p की बजाय वहां पे हम कोई कांस्टेंट रख देते हैं तो वो हमारा जनरल फॉर्म हो जाता है। जैसे कि अगर इसी को r डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू p है हमारे पास, इसको अगर हम डिवाइड करें दोनों साइड n से, नॉर्मल वेक्टर के मॉडुलस से, या फिर कह सकते हैं सॉरी दोनों तरफ अगर नॉर्मल वेक्टर के मॉडुलस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जनरल फॉर्म बन जाएगा। और वो क्या हो जाएगा हमारा r डॉट एन कैप, मतलब r डॉट एन वेक्टर नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल्स टू d। ये हमारा जनरल फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे हमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि d अब की हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एनी कांस्टेंट है, कोई भी हमारा कांस्टेंट है, ठीक। n की अगर हम बात करें तो ये हमारी सिर्फ परपेंडिकुलर वेक्टर है, यानी कि एनी कोई भी परपेंडिकुलर वेक्टर है, एनी परपेंडिकुलर वेक्टर,
ठीक। और आर की बात करें तो आर अभी भी हमारा पोजीशन वेक्टर है उन सारे पॉइंट्स का जो कि हमारे प्लेन पे लाई कर रहे हैं और जिसकी हमारी जो इक्वेशन है वो ये है। ठीक, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन और दूसरा हो गया हमारा जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब हम बात करते हैं अगर हमारे पास जनरल फॉर्म है तो उससे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, मतलब उसको हम कैसे जो है चेंज करेंगे नॉर्मल फॉर्म में। तो यहां हमारी हेडिंग होगी, अगला जो हमारा हेडिंग है वो है हमारा रिडक्शन ऑफ जनरल फॉर्म टू नॉर्मल फॉर्म। जनरल फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में हमें रिड्यूस करना है, ठीक है ना। तो हमारा देखिए ध्यान से, इसके दो केसेस बनेंगे, केस 1 एंड केस 2। इसके दो केस बनेंगे, केस 1 और केस 2। सबसे पहला जो हमारा केस होगा उसमें जब हमारा डी 0 से कम हो यानी कि नेगेटिव हो, उस टाइम पे हमारी जो इक्वेशन होगी वो किस तरह लिखी जाएगी, r डॉट एन माइनस डी इज इक्वल टू 0। ठीक, हमें इस फॉर्म में इक्वेशन लिखनी होती है, उसके बाद हम डी का साइन देखेंगे कि प्लस है डी की माइनस है। हमेशा इस फॉर्म में लिखेंगे, इज इक्वल टू के उधर से हम डी का साइन कभी नहीं डिसाइड करते, हमेशा डी को पहले इज इक्वल टू के इधर ले आए, उसके बाद हम डी का साइन देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमारा डी नेगेटिव है तो हमारा जो पी आएगा वो भी हमारा यहाँ पे नेगेटिव आएगा। वो क्या आएगा, माइनस डी अपॉन मॉड ऑफ एन। ठीक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा और जो हमारा नॉर्मल वेक्टर आएगी एन कैप, वो हमारी कितनी आएगी, अपॉन एन का मॉडुलस। तो ये हमारी नॉर्मल वेक्टर आएगी और ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा। ये कैसे हुआ, हमने जो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन था उसको हमने मॉडुलस ऑफ नॉर्मल वेक्टर से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन भी आ गया और एन हमारा जो है एन कैप भी आ गया हमारा नॉर्मल यूनिट वेक्टर। ठीक, माइनस साइन क्यों है, क्योंकि वो हमारा ओरिजिन से नेगेटिव की तरफ डिस्टेंस मेजर किया गया है। ठीक, इस वजह से यहाँ पे माइनस साइन है। आपको साइन का ध्यान रखना होगा और सिंपल ध्यान रखने की टेक्निक ये है कि डी जैसे यहाँ पे नेगेटिव है तो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हमारा नेगेटिव आएगा। ठीक, और उसके अपोजिट वाली जो चीज होती है यानी कि नॉर्मल वेक्टर वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, मतलब कि वो पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान एक ही पे देना होता है, दूसरा अपने आप पॉजिटिव या नेगेटिव उसके हिसाब से हो जाता है। अब जैसे केस 2 ले, केस 2 में हमारा जो डी है वो हमारा जब पॉजिटिव होगा तो हमारी जो जनरल इक्वेशन बनेगी वो इस तरह से बनेगी, r डॉट एन प्लस डी इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमारी जनरल इक्वेशन बनी। तब उस कंडीशन में हमारा जो p होगा वो हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। कैसे, ये देखिए, ये जो p होगा ये हमारा हम लेंगे पॉजिटिव d अपॉन n। ये हम इसमें p लेंगे और इस p के बाद हमारा जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर आएगी वो हमारी आ जाएगी माइनस n अपॉन n मॉडुलस। तो हमें ये चीज याद रखनी होगी कि जब हमारा d कम होगा तो हमारा p ये आएगा और जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर है वो इस तरह से निकलेगी। और अगर हमारा d पॉजिटिव है यानी कि 0 से ज्यादा है तो हमारा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द प्लेन वो हमारा पॉजिटिव d अपॉन n मॉडुलस आएगा और जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर है वो माइनस n अपॉन मॉडुलस n आएगी। तो ये हमारे हो गए नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन और जनरल फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका। ठीक, अब हम बात करते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन की। हेडिंग डालेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। प्लेन के इक्वेशन की इंटरसेप्ट फॉर्म वो कैसे होती है, देखिए दिख नहीं रहा होगा ये, हाँ
ठीक है, चलिए मान लीजिए ये हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक, और तिरछा गया है ये, और ये हमारा कोई एक प्लेन है, ठीक, इस तरह से हमारा ये एक प्लेन है कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, और इसका जो एक्स एक्सेस पे इंटरसेप्ट है, वाई एक्सेस पे इंटरसेप्ट है, और जो जेड एक्सेस पे इंटरसेप्ट है हमारा, वो हमको दिया गया है ए, बी और सी। ये ए है हमारा, ये हमारा बी है, और ये हमारा सी है, ठीक। तब उस प्लेन की जो हम इक्वेशन लिखेंगे वो इस तरह से हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म में आती है, x अपॉन x का इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y का इंटरसेप्ट प्लस z अपॉन z का इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। ये हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई, ठीक। अब अगर हमको कभी इंटरसेप्ट फॉर्म से हमें अपनी नॉर्मल इक्वेशन निकालनी है, जो कि हमारी जनरल फॉर्म वाली इक्वेशन होती है, ठीक, तो वो हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। हम जानते हैं जनरल फॉर्म की इक्वेशन हमारी r डॉट एन कह सकते हैं r डॉट एन इज इक्वल टू डी या फिर प्लस डी इज इक्वल टू 0 होती है, ठीक। r हमारा क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट, तो r को हम ले सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक। x को हमने r को हमने ये ले लिया। अब जैसे ही हमने r को ये ले लिया तो हमारा, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या आ सकता है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम वेक्टर फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें तो ये हमारा आएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इंटू 1 अपॉन ए आई कैप प्लस 1 अपॉन बी जे कैप प्लस 1 अपॉन सी के कैप, ठीक। ये हमारा आ गया, और इसको हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, और ये दैट इज इक्वल्स टू 1। ध्यान से देखें तो ये हमारा r है, ये हमारा नॉर्मल वेक्टर हो गई, और ये हमारा d हो गया, ठीक। इसी फॉर्म में लिखा है, और हम आराम से इसको जो है फिर यहां से नॉर्मल वेक्टर और d और हमारा r, मतलब जो कह सकते हैं पोजीशन वेक्टर है हर पॉइंट की, वो हम निकाल के इसको चेंज कर सकते हैं हम जनरल फॉर्म में। तो ये हो गया हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब हम आते हैं पॉइंट नॉर्मल फॉर्म, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में। तो जैसा कि नाम में ही है पॉइंट नॉर्मल फॉर्म, ठीक, तो साफ साफ आपको पता होगा कि जब हमें किसी भी प्लेन के थ्रू या किसी भी प्लेन का एक पॉइंट पता है और उस पे कोई नॉर्मल पता है, तो हम उसकी मदद से हम इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालते हैं। हमें डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन की जरूरत नहीं, मतलब, और जो हमें कहते हैं कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर की जरूरत नहीं, हमें नॉर्मल वेक्टर पता है, और हमें दिया गया है कि हमें जो है एक पॉइंट है प्लेन पे, केवल उन दो चीजों की मदद से हम प्लेन की इक्वेशन लिखते हैं। तो वो हमारी इस तरह से आती है। यहां पे पहले हम डालेंगे पॉइंट नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। प्लेन की इक्वेशन का पॉइंट नॉर्मल फॉर्म वो हमारा किस तरह से होता है, अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई एक पॉइंट दिया है, उसका जो हमारा पोजीशन वेक्टर है वो है a, ठीक, और हमको क्या दिया है, नॉर्मल वेक्टर दी हुई है n। तो हमारा जो पॉइंट नॉर्मल फॉर्म होता है वो होता है r माइनस a डॉट प्रोडक्ट विथ n इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे प्लेन की इक्वेशन बन के आएगी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है, बार बार क्वेश्चंस में ये यूज होता है, इसलिए हम इसको कंसीडर करेंगे, ठीक, और इस पे मतलब जोर देंगे। वैसे तो सारे फॉर्म इंपॉर्टेंट है जितने भी लिखा रहे हैं, और जितनी भी बात आज लिखाएंगे बोर्ड पे वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा यूज किया गया है, इसलिए कह रहा हूं इंपॉर्टेंट सबके सब है, ठीक। तो ये हो गया हमारा पॉइंट नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसको अगर हम डायग्रामेटिकली शो करें, तो ये हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और मान लेते हैं हमारे कोई ये प्लेन है अगर, तो इस प्लेन की इक्वेशन मतलब कि इस पे कोई एक पॉइंट दिया है, और इसकी अगर हमें नॉर्मल वेक्टर पता है,
तो हम आराम से इस प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। इस पॉइंट की हमारी जो पोजीशन वेक्टर होगी वो कितनी होगी, वो होगी ए, और ये हमारी नॉर्मल वेक्टर है। ठीक, तो यहां से हमारा जो है पॉइंट नॉर्मल फॉर्म आ जाएगा इक्वेशन किसी भी प्लेन का। अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन्स की, यानी कि जो हमारी कोऑर्डिनेट प्लेन्स हैं उनकी क्या इक्वेशंस होती होंगी। ठीक, चलिए हेडिंग रहेगी इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन्स। कोऑर्डिनेट प्लेन्स की इक्वेशन, कोऑर्डिनेट प्लेन्स मतलब मान लेते हैं ये हमारा 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस है, एक्स, वाई और जेड। ये वाला जो प्लेन है हमारा, ये वाला जो प्लेन है हमारा, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा क्या है, वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस के बीच बना है, यानी कि एक्स वाई प्लेन है। ठीक, अगर इस प्लेन की बात करें हम, इस प्लेन की बात करें तो ये हमारा y और z एक्सेस के बीच बना है, यानी कि ये हमारा yz प्लेन है। ठीक, और अगर हम इस प्लेन की बात करें तो ये हमारा x एक्सेस और z एक्सेस के बीच बना है, तो ये हमारा xz प्लेन है। ठीक, तो अब हमें xy, xz और yz प्लेन की हमें इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है कि कैसी आएंगी। तो ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन वो होती है किसी भी प्लेन की जो कि उस प्लेन पे सारे पॉइंट्स की पोजीशन वेक्टर को अच्छे से डिफाइन कर सके, मतलब बता सके कि वो उस पे, मतलब कि कोई भी अगर हम एक्स वाई जेड की वैल्यू रखें किसी भी पॉइंट की जो कि प्लेन पे है, तो वो उस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा, मतलब सेटिस्फाई कर रहा हो, वही होती है हमारी प्लेन की इक्वेशन। यानी कि इस प्लेन की इक्वेशन वही होगी जो कि सेटिस्फाई कर रहा होगा इस प्लेन के कंडीशंस को। ठीक, जैसे कि इस प्लेन का कंडीशन ये है कि इस प्लेन पे कोई भी पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा कुछ, वाई कोऑर्डिनेट होगा कुछ, लेकिन जेड कोऑर्डिनेट कुछ नहीं होगा। देखिए जेड कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होना चाहिए, यहाँ पे जेड कोऑर्डिनेट हमेशा इसका 0 होगा। इसी तरह से इस प्लेन पे, एक्स जेड प्लेन पे, इसकी कंडीशन क्या है कि इस प्लेन पे कोई भी अगर एक पॉइंट है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, जेड कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। और इसी तरह से इस प्लेन पे क्या कंडीशन है कि उसका वाई कोऑर्डिनेट होगा, उसका जेड कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा उसका 0 होगा उस प्लेन, उस पॉइंट, किसी भी पॉइंट का इस प्लेन पे। तो ये हमारी इन प्लेन्स की कंडीशंस है ना। इसी बेसिस पे इनकी इक्वेशंस भी बनेंगी, यानी कि लिखते हैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन जो बनेगी वो हमारी बनेगी z इज इक्वल्स टू 0, यानी कि सारे z की वैल्यू 0 होगी। वैसे ही इक्वेशन ऑफ yz प्लेन, दैट विल बी x इज इक्वल्स टू 0, और इक्वेशन ऑफ xz प्लेन ये होगी हमारी y इज इक्वल्स टू 0, यानी कि y के सारे कोऑर्डिनेट हमारे इस सारे प्लेन पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबके y 0 होंगे। ठीक, तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन बनेगी। अब एक और चीज, जैसे हमने देखा था जो हमारा जनरल फॉर्म होता है वो हमारा इस तरह से होता है, r डॉट n प्लस डी इज इक्वल्स टू 0, है ना। ये हमारा जनरल फॉर्म होता है किसी भी प्लेन की इक्वेशन का। इसको अगर हम लिखना चाहें कार्टेशियन फॉर्म में तो हमारा किस तरह से होता है, r को हम मान लेते हैं यहाँ पे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है ना, और n को हम मान लेते हैं एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, जहां पे एल एम एन हमारे डायरेक्शन कोसाइंस नहीं है। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, एल एम एन हमारे डायरेक्शन कोसाइंस नहीं है, ये डायरेक्शन रेशियोज है सिंपल। इनको आप एबीसी भी ले सकते हैं। ठीक, या फिर चलिए एबीसी ही ले लेते हैं। ठीक, कंफ्यूजन हो इससे अच्छा आप
ए बी सी ही ले लीजिए, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक, तो यहां से हमारी जो इक्वेशन इसकी बनाएंगे हम, वो क्या बनेगी, एक्स ए प्लस, ये इस तरह से बनेगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए ये एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है ना, ये एक लीनियर इक्वेशन है और इस तरह से रिप्रेजेंट की गई है। यानी कि कोई भी नॉर्मल अगर एक प्लेन की बात करेंगे हम, तो वहां पे देखेंगे कि इस तरह से इक्वेशन बनती है। लेकिन अगर हम एक्स वाई प्लेन की बात करें तो इक्वेशन बन रही है z इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि c का टर्म हमारा 1 आएगा, b का टर्म हमारा 0 आएगा, a का टर्म हमारा 0 आएगा, d भी हमारा 0 आएगा। ठीक, यानी कि इन सारी चीजों में केवल c की वैल्यू 1 होगी, बाकी सब 0 होगा, तो z हमारा इज इक्वल टू 0। यानी कि ये हमारी इक्वेशन इस तरह से आएगी एक्स वाई प्लेन की। वैसे ही हमारा वाई जेड प्लेन की भी आएगी, जिसमें हमारा जो है x का a की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी और बाकी सबकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। a की वैल्यू यहाँ पे हमारी 1 हो जाएगी, बाकी सबकी 0। ठीक, तो ये हो गई हमारी, यानी कि हम इसमें एक चीज नोटिस कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं जब हम, तो इसमें मिसिंग टर्म क्या है, z है, तो यानी कि z इज इक्वल टू 0। जब हम वाई जेड प्लेन की बात कर रहे हैं तो उसकी इक्वेशन कैसी आएगी, मिसिंग टर्म है x, यानी कि x इज इक्वल टू 0। और एक्स जेड प्लेन की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें मिसिंग टर्म क्या है हमारा, y, यानी कि y इज इक्वल टू 0 उसकी इक्वेशन आएगी। तो ये आप लिख सकते हैं, ये हमारा हो रहा है, ये तो थे हमारे एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स प्लेन के हमारे इक्वेशंस प्लेन के, और ये हमारा क्या है, ये कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। प्लेन की कार्टेशियन फॉर्म है ये प्लेन की इक्वेशन की। ठीक, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन्स। अब हम आते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन्स विच आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सेस। ये जो कोऑर्डिनेट एक्सेस है एक्स वाई जेड, इनके पैरेलल जो हमारी प्लेन्स जाएंगी, आप मेरी बातों को नोट करिएगा, इनके पैरेलल जो प्लेन्स जाएंगे, कोई एक प्लेन नहीं जाएगा, इसके पैरेलल कई प्लेन्स जाएंगी। अभी मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक, इनके एक्सेस के पैरेलल कई प्लेन्स जाएंगी, तो उन प्लेन्स की इक्वेशन क्या होगी, चलिए देखते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सेस। मान लेते हैं ये हमारा कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक, और इसमें हमने क्या किया है, इसको सीधा बना लेते हैं, ठीक है ना। और ये एक्स एक्सेस के पैरेलल मान लेते हैं हम कोई एक प्लेन गई है इस तरह से, ठीक, एक्स एक्सेस के पैरेलल है ये प्लेन। इस पे ये नॉर्मल जो है इसकी आ रही है, ये इसकी नॉर्मल है इस पे, है ना। अब ये भी एक प्लेन जाएगी एक्स एक्सेस के पैरेलल, ध्यान से देखिए, ये प्लेन एक्स एक्सेस के पैरेलल ही है। और इसकी जो हमारी नॉर्मल जाएगी, या आप यहां से अगर बनाएं इस पॉइंट से, ये इसकी नॉर्मल होगी। ये अब इसी तरह से एक और प्लेन बनेगी जो कि ये होगी एक्स एक्सेस के पैरेलल, इसकी हमारी नॉर्मल इस तरह से आएगी। इसी तरह से एक पैरेलल ये बनेगी,
तो आई होप आपको इमेजिन हो पा रहा होगा कि इस एक्स एक्सेस के अलोंग कई ढेर सारी पैरेलल प्लेन्स जाएंगी, ऐसे ही हमारे वाई एक्सेस के अलोंग भी जाएंगी कई ढेर सारी प्लेन्स, है ना। और इसी तरह से हमारे जेड एक्सेस के थ्रू भी और इसी तरह से हमारे वाई एक्सेस के थ्रू भी हमारी कई प्लेन्स पैरेलल इस तरह से जाएंगी जो कि उसको सराउंड करी होंगी। ठीक, तो अब इन प्लेन्स की इक्वेशन कैसे होगी, तो आप समझ रहे हैं कि इस प्लेन की इक्वेशन कोई ऐसे परफेक्ट फॉर्म में नहीं आ पाएगी, ये एक जनरल फॉर्म में आएगी जहां पे कुछ ना कुछ हमारे जो है वेरिएबल्स रहेंगे जिनकी वैल्यू अगर हम चेंज करते जाएंगे तो हमें अलग अलग प्लेन्स की इक्वेशन मिलती जाएगी। जैसे कि एक्स एक्सिस से पैरेलल जो प्लेन जाएगी उसमें ये बात कॉमन रहेगी कि एक्स का टर्म गायब रहेगा, यानी कि जैसे कि हम यहां पे लिख के दिखाते हैं आपको, आएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन, या फिर लिख देते हैं डायरेक्ट यहां पे प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना, प्लेन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ध्यान दीजिए मैंने लिखा है प्लेन्स पैरेलल टू, तो कई प्लेन्स आ रही हैं, ठीक है। तो उसकी जो इक्वेशन बनेगी वो हमारी बनेगी, एक्स एक्सिस है तो एक्स का टर्म गायब हो जाएगा, बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। हमारे पास इस तरह थी ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, इस तरह किसी भी इक्वेशन मतलब किसी भी प्लेन की इक्वेशन थी, है ना, जो कि कार्टेशियन फॉर्म में था। तो उसमें से हम एक्स वाला टर्म हटा देते हैं तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो होगी हमारी वो प्लेन्स, उन सारी प्लेन्स की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक, अब बी और सी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि हमारा कौन सी प्लेन है, क्यों, क्योंकि देखिए बी और सी एक्चुअल में है क्या, एक्स वाई जेड, ये तो हमारा आर बनाते हैं, और ए बी सी जो होते हैं वो हमारे नॉर्मल वेक्टर बनाते हैं, है ना, यानी कि ए आई कैप होता है, बी जे कैप होता है, प्लस सी के कैप होता है। ठीक, लेकिन अगर हम कोई भी एक्सेस मतलब कि मान लेते हैं जेड एक्सेस, या फिर कह लेते हैं कि अरे सॉरी यहाँ एक्स एक्सेस की बात होगी, तो एक्स एक्सेस के पैरेलल जितनी भी प्लेन्स हैं उन सब की अगर हम बात करें नॉर्मल की, तो ध्यान दीजिए उन सब की जो नॉर्मल है उन सब की जो हमारी नॉर्मल निकल रही है वो ऐसे एक्स वाई एक्सेस और ऐसे जेड एक्सेस, तो वो केवल और केवल वाई और जेड में ही इनको, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस में ही इनको केवल कह सकते हैं रिजॉल्व किया जा सकता है, एक्स एक्सेस में इनका कोई कंपोनेंट नहीं है, इसीलिए इनकी जो नॉर्मल आ रही है यानी कि ये केवल बी और सी में ही आ रहा है, एक्स एक्सेस में इसका कोई रेजोल्यूशन नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि ये टर्म हमारा 0 हो जाता है। ठीक, तो जैसे कि अब अगर हम बात करें तो प्लेन्स पैरेलल टू एक्स एक्सेस, तो इसमें एक एक्स का टर्म गायब हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से प्लेन्स पैरेलल टू वाई एक्सेस की अगर हम बात करें तो उसमें हमारा वाई का टर्म 0 हो जाएगा, यानी कि ए एक्स प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। और अगर इसी तरह से हम प्लेन पैरेलल टू जेड एक्सेस की बात करें तो उसमें हमारा z का टर्म 0 हो जाएगा, यानी कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन ऑफ प्लेन्स पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सेस। कोऑर्डिनेट एक्सेस के पैरेलल जितनी भी हमारी प्लेन्स होंगी उन सब की इक्वेशंस हमारी ये हो गई। अब इसके बाद आता है हमारा कि अगर जैसे अब तक हमने देखा कि हमें अगर नॉर्मल पता है ना, और हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है तो हम इक्वेशन लिख लेंगे प्लेन की, अगर हमें कोई पॉइंट पता और नॉर्मल पता है तब भी हम इक्वेशन लिख लेंगे प्लेन की, है ना। लेकिन अब अगर हमें केवल प्लेन के कोई 3 पॉइंट्स दिए हैं जो कि प्लेन पे हैं और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी, कोई नॉर्मल नहीं दिया, कोई परपेंडिकुलर नहीं डिस्टेंस नहीं दिया, तब हम प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो देखिए मान लेते हैं ये कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इस पे हमारे पास कोई ऐसे एक प्लेन है। ठीक, इस पे हमको 1 पॉइंट 2 पॉइंट और 3 पॉइंट हमारा दिया हुआ है। ठीक, इस पॉइंट की कोई पोजीशन वेक्टर होगी, इस पॉइंट की और इस पॉइंट की हमारी कोई पोजीशन वेक्टर होगी। ठीक है, मान लेते हैं इसकी हमारी पोजीशन वेक्टर है ए, इसकी हमारी पोजीशन वेक्टर है बी और इसकी हमारी पोजीशन वेक्टर है सी। तो हम ध्यान से देखें तो हमारा ये
और ये इन दोनों का, ये जो हमारी दोनों वेक्टर्स आएंगी, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हमारा जो है इस प्लेन का नॉर्मल दे देगा हमको, ठीक। और हमें जैसे ही नॉर्मल मिल जाएगा, वो हमारा एक पॉइंट पता है हमको ए, उसके थ्रू हम वहां पे फिर लगाएंगे पॉइंट नॉर्मल फॉर्म और हम इक्वेशन निकाल लेंगे अपनी प्लेन की। तो यहां पे लिखते हैं 3 पॉइंट फॉर्म, ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन, किसी प्लेन की इक्वेशन की 3 पॉइंट फॉर्म। तो वो हमारी कैसी होती है, आर, देखिए हमारी जो नॉर्मल फॉर्म होती है वो किस पॉइंट फॉर्म किस तरह से होती है, आर माइनस ए, नॉर्मल पॉइंट फॉर्म हमारी किस तरह से होती है, आर माइनस ए डॉट प्रोडक्ट विथ नॉर्मल इज इक्वल्स टू 0। और हमारी यहाँ पे जो नॉर्मल आई है वो वेक्टर a माइनस बी और वेक्टर c माइनस ए, अरे b माइनस ए और c माइनस ए का क्रॉस प्रोडक्ट है। यानी कि जो हमारी नॉर्मल वेक्टर है वो हमारा कितना है, b माइनस ए क्रॉस प्रोडक्ट विथ c माइनस ए, ये है। यहां पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो r माइनस ए डॉट प्रोडक्ट विथ b माइनस ए क्रॉस विथ c माइनस ए, ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। सो ये हमारी 3 पॉइंट फॉर्म हो गया किसी भी प्लेन की इक्वेशन का, ठीक। जब हमें 3 पॉइंट दिया होगा तो हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक। अब एक चीज, जैसे कि हम जानते हैं हमारी प्लेन का जो नॉर्मल कह सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म, जो हमारी प्लेन का कार्टेशियन फॉर्म होता है वो एक लीनियर इक्वेशन होती है, ठीक। और 2D में हमारे पास कोई भी लीनियर इक्वेशन हो वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि हम जानते थे कि किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, एक लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है और ये किसी लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो 2D में जब भी हम बात करेंगे तो हमारी कोई भी लीनियर इक्वेशन हो वो हमेशा हमको जो है एक लाइन देगी। लेकिन अगर हम 3D में जाएंगे, अगर हम 3D ज्योमेट्री या फिर 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे कोई भी लीनियर इक्वेशन हमारे हमेशा किसी ना किसी प्लेन को डिफाइन करेगी। अगर हमें किसी लाइन को डिफाइन करना है 3D में, तब हमें कम से कम 2 इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक। तो चलिए यहां पे हम नोट करके लिख भी सकते हैं, आप नोट करके आप लिख सकते हैं कि a linear equation in 2D always define a line, but in 3D it defines a plane, वो एक प्लेन को डिफाइन करेगा। एक और यहां पे लिख सकते हैं आप पॉइंट करके कि इन 3D नो सिंगल इक्वेशन कैन डिफाइन ए इक्वेशन या फिर एन इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इनको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अगर हम एक्सरसाइज जब सॉल्व करेंगे तो ये सब वहां पे यूज होते हैं कहीं कहीं, ठीक। तो ये हमारा हो गया 3 पॉइंट फॉर्म। और अब हम बात करते हैं एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, यानी कि 2 प्लेन के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे हम। तो हम जानते हैं कि 2 प्लेन के बीच का एंगल एक्चुअल में कुछ नहीं होता है, एक्चुअल में वो क्या होता है, उन दोनों प्लेन्स के नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल। चलिए हम डायग्राम के थ्रू आपको थोड़ा सा फील करवाते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारा कोई एक प्लेन है, ठीक, थोड़ा सा मुड़ गया है, ठीक है। ये हमारा कोई एक प्लेन है, ठीक, और ये हमारा दूसरा प्लेन है, मान लेते हैं ये इंटरसेक्ट कर रहा है।
ये ठीक। तो ये हमारा जो है इस तरह से दो प्लेन का इंटरसेक्शन हमने बनाया है। ठीक, अब अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे, तो इस प्लेन का हमारा जो नॉर्मल है वो इस डायरेक्शन में है और इस प्लेन का जो हमारा नॉर्मल है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक, और इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल अगर थीटा है तो इन दोनों नॉर्मल्स के बीच का एंगल भी हमारा थीटा आएगा। इसको हम कह देते हैं n1 और इसको हम कह देते हैं n2। ठीक, तो हमें यही हेडिंग लिखेंगे हम सबसे पहले, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, दो प्लेन के बीच का एंगल। ठीक, तो वो हमारा कैसे होता है, यहां पे हम लिखेंगे कंसेप्ट, वो हमारा आता है इट इज द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स, उनके नॉर्मल के बीच का एंगल होता है। ठीक, तो वो हम कैसे लिखते हैं, cos थीटा इज इक्वल्स टू n1 डॉट n2 अपॉन n1 मॉडुलस n2 मॉड। ठीक, ये हमारा उनके बीच का एंगल इस तरह से आता है। तो ये हो गया हमारा एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। ठीक, अब हम बात करते हैं कि अगर हमारी दो प्लेन परपेंडिकुलर हुई या फिर अगर हमारी दो प्लेन पैरेलल हुई तो उनको हम या फिर उनकी हमारी कंडीशंस उस टाइम पे क्या होंगी। ठीक, तो हमारी लिखते हैं पहले कंडीशंस ऑफ परपेंडिकुलर प्लेन्स। कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर प्लेन्स यानी कि वहां पे एंगल जो होगा यानी कि थीटा की जो वैल्यू होगी वो हमारी 90 डिग्री होगी और cos 90 हमारा 0 हो जाएगा, यानी कि n1 डॉट n2 हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, ये खत्म। अब आता है कंडीशंस फॉर पैरेलल प्लेन्स। पैरेलल प्लेन्स की अगर हम कंडीशंस की बात करें तो वहां पे हमारा क्या होता है, जो हमारी नॉर्मल वेक्टर्स होती हैं वो हमारे कह सकते हैं नॉर्मल वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो हमारे एक प्रोपोर्शन में होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमारी n1 जो है वो हमारी ए आई कैप प्लस a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, और जो n2 है हमारी नॉर्मल वेक्टर वो हमारी कितनी है, a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप। ठीक, तो इनका जो हमारा डायरेक्शन रेशियोज है जैसे कि a1 अपॉन a2, इनका ये हमारे एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में रहेंगे, ये इनका रेशियो हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, b1 अपॉन b2 प्लस c इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 इज इक्वल्स टू लैम्डा, ये एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। ठीक, ये हमारी पैरेलल प्लेन्स की कंडीशन होती है। बट पैरेलल प्लेन्स में एक और बात आती है और वो है कि हमारी जो पैरेलल प्लेन्स होती हैं एक्चुअल में अगर हम नॉर्मल फॉर्म से उनका रिलेशन करते हुए देखें तो पैरेलल प्लेन्स हमारी कुछ इस तरह से होंगी और उनका डिफरेंस क्या होगा, बस ओरिजिन से उनका जो डिस्टेंस है बस केवल उतने का ही डिफरेंस होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम डायग्राम से शो करना चाहें तो मान लेते हैं हमारा ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक, और ये एक पैरेलल प्लेन गई है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अरे मतलब पैरेलल प्लेन नहीं, कोई भी एक प्लेन गई है और इसी प्लेन के पैरेलल एक ये प्लेन गई है। ठीक, ये दोनों हमारी पैरेलल प्लेन्स हैं। अब अगर ओरिजिन से इन प्लेन्स का हम डिस्टेंस देखें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम इस तरह से निकालेंगे,
और अब अगर हम इस प्लेन पे परपेंडिकुलर खींचे यहाँ ओरिजिन से, तो वो भी हमारी कुछ इसी तरह से आएगी ये। तो ये जो हमारी दोनों परपेंडिकुलर है, हम देख सकते हैं कि यहाँ इन दोनों प्लेन्स में केवल p का डिस्टेंस होगा, यानी कि हमारी जो नॉर्मल फॉर्म में लिखी जाती थी डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी, तो हमारी एन कैप भी सेम होगी क्योंकि सेम नॉर्मल वेक्टर होगी इनकी और इनकी, है ना। तो उसका एन कैप हमारा सेम आएगा। आर हमारी पोजीशन वेक्टर होती है, तो वो हम सब जानते हैं कि आर हमारा किस फॉर्म में लिखा जाता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के हमेशा फॉर्म में लिखा जाता है। और जो p होता है हमारा, वो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो यहाँ पे हमारा p कुछ होगा और यहाँ पे हमारा मान लेते p1 होगा और यहाँ पे ये जो हमारा होगा ये हमारा p2 होगा। तो डिफरेंस जो आएगा हमारा केवल p में आएगा। लेकिन अगर हम इसका जनरल फॉर्म लिखें, तो जनरल फॉर्म की जो इक्वेशन बनेगी वो हमारी आपको इस तरह से दिखेगी पैरेलल प्लेन्स की। जैसे मान लेते हैं हमारा ए एक्स प्लस बी वाई, या कार्टेशियन फॉर्म लिखें अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस मान लेते हैं 6 इज इक्वल टू 0। ये कोई एक हमारी प्लेन है, ठीक। ए बी सी हमारी कोई भी एक यूनिट वेक्टर की वैल्यू या फिर नॉर्मल वेक्टर की के डायरेक्शन रेशियोज होंगे, ठीक। और दूसरी प्लेन जो हमारी है वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस के इज इक्वल टू 0। अब यहाँ k की वैल्यू ये डिफाइन कर रही है कि हम जैसे जैसे k की वैल्यू चेंज करते जाएंगे हमको डिफरेंट पैरेलल प्लेन्स मतलब मिलते जाएंगे, ठीक। क्योंकि नॉर्मल वेक्टर तो सबकी सेम आ रही है ना, नॉर्मल वेक्टर सबकी सेम आ रही है, हमें डिफरेंट डिफरेंट पैरेलल प्लेन्स मिलते जाएंगे, ठीक। और हम अगर k की वैल्यू बस चेंज करते जाते, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, हमारा d चेंज हो रहा है। यानी कि इनडायरेक्टली अगर हम नॉर्मल फॉर्म में देखें तो हमारा p चेंज हो रहा है ना। यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन उस तरह से हमारा चेंज हो रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये हमारी प्लेन्स की पैरेलल प्लेन्स की इक्वेशंस होंगी, यानी कि ये और ये हमारा सेम होगा। अब ये जो चीज हमारी फॉलो हो रही है, आपको दिमाग में आ रहा होगा कि ये चीज फिर क्यों है। अगर a1 और a2 हमारा सेम ही है तो हम ये क्यों कंडीशंस लिख रहे हैं। ये कंडीशंस इसलिए लिख रहे हैं ताकि कभी कभी प्लेन की इक्वेशन मान लेते हैं इस तरह से अगर लिखिए 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और 4x प्लस 6y प्लस 8z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये तो हमारी पैरेलल प्लेन्स है, लेकिन ध्यान से देखिए इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं है। लेकिन एक चीज आप कर सकते हैं, यहां से अगर आप 2 कॉमन लें इस इक्वेशन से, तो हमारा क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब अगर इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें आप, तो यहां से 2 हट गया और यहां पे 2 आ गया, ठीक। यानी कि इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अब हम अगर कंपेयर करें तो ये देखिए ये दोनों साफ साफ दिख रहा है कि पैरेलल प्लेन्स हैं। इनकी हमारी नॉर्मल वेक्टर्स और जो पोजीशन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है वो तो हमारा सेम है, डिफरेंस बस हमारा डी में आ रहा है और वही हमारा डिफाइन कर रहा है कि पैरेलल प्लेन्स हैं ये, ठीक। तो केवल डिफरेंस हमारा डी में होगा, तो हमारी कंडीशंस पैरेलल प्लेन की हमारी इस तरह से डिफाइन की जाएंगी। तो ये हो गया हमारा एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स और कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर, कब होंगे हमारी 2 प्लेन्स परपेंडिकुलर और कब हमारी 2 प्लेन्स पैरेलल होंगी वो। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे, और वो है हमारा पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स रिलेटिव टू ए प्लेन। हमारे पास अगर एक प्लेन है और 2 पॉइंट्स हैं, तो हमें उन 2 पॉइंट्स की उस प्लेन के मतलब कि उस प्लेन के रिस्पेक्ट में पोजीशन फाइंड आउट करनी है। मतलब कि या तो वो दोनों पॉइंट्स प्लेन के सेम साइड में होंगे या फिर वो दोनों पॉइंट्स प्लेन के अपोजिट साइड में होंगे। 2 ही सिचुएशन यहां से बन सकती है। जैसे कि पहले हम हेडिंग डालेंगे यहां पे, position of 2 points relative to a plane, ठीक। किसी प्लेन के रिलेशन में 2 पॉइंट्स की पोजीशन। अब ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए ये हमारा एक प्लेन है और ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट्स को मैच करने वाली जो हमारी लाइन है वो इस तरह से होगी, है ना। और
मान लेते हैं कि अगर हमारी ये इस प्लेन की इस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर है यहाँ ओरिजिन से, ये हमारे दूसरे पॉइंट की पोजीशन वेक्टर हो जाएगी जिसको हम कहेंगे बी। ठीक, और ये हमारा प्लेन होगा। अब हमें क्या दिखाना है कि ये दोनों पॉइंट्स, पहली कंडीशन होगी या तो ये दोनों हमारे प्लेन के अपोजिट साइड में होंगे, या फिर ये अगर हमारा प्लेन है तो हमारा जो दूसरा केस बनेगा कि ये दोनों पॉइंट्स प्लेन के सेम साइड में होंगे। ये दोनों पॉइंट्स प्लेन के सेम साइड में होंगे। अब हमें क्वेश्चन में प्लेन की इक्वेशन दी हुई होगी और दोनों पॉइंट्स हमारे दिए हुए होंगे। हमें फाइंड आउट करना होगा कि वो जो है सेम साइड पे है या अपोजिट साइड में है। तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला लिखते हैं और उस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट करते हैं कि कैसे ये जो है सेम साइड में है पॉइंट्स की अपोजिट साइड में। वो जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है लैम्डा is equals to minus of a dot n plus b upon b dot n plus d। जहां पे n जो है हमारा, जो हमारी इक्वेशन दी होती है प्लेन की, वो हमारी इस फॉर्म में दी होती है। तो जो हमारा n है वो हमारा उसकी नॉर्मल वेक्टर हुई, जो हमारा d है वो उसका जो है हमारा जो कांस्टेंट होता है वो हुआ। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, r की जगह एक बार हम a की वैल्यू रखेंगे, फिर न्यूमरेटर का जो हमारा टर्म होगा वो मिल जाएगा, फिर r की जगह एक बार हम b की वैल्यू रखेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर का टर्म होगा वो मिल जाएगा, और उसके बाद बाहर माइनस का साइन लगा देंगे और ये हमारी लैम्डा की वैल्यू दे देगा। ठीक, इतना आपको करना है। सबसे पहले लैम्डा की वैल्यू सबसे पहले आपको निकालनी है यहां से। ठीक, यहां से आप लैम्डा की वैल्यू एक बार निकाल लिए, तो अब लैम्डा की वैल्यू को देख के ही आप पहचान पाओगे कि ए जो है सेम साइड में है या फिर अपोजिट साइड में है। कैसे, देखिए, लैम्डा अगर हमारा पॉजिटिव हुआ यानी कि बोथ पॉइंट्स आर ऑन डिफरेंट साइड, दोनों पॉइंट्स हमारे क्या हैं, डिफरेंट साइड पे हैं। ठीक, लैम्डा 0 से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। दूसरा हमारी जो लैम्डा से आएगा वो क्या आएगा कि प्लेन इंटर, या फिर कह सकते हैं प्लेन डिवाइड्स द लाइन ए बी, डिवाइड्स द लाइन ए बी इंटरनली। प्लेन जो है इंटरनली डिवाइड कर रही है ए बी लाइन को। ठीक, ये जो ए और पॉइंट बी है ये इस ए बी लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रही है जब अगर लैम्डा हमारा बड़ा है, क्योंकि पॉइंट्स हमारे अलग अलग साइड पे हैं, या डिफरेंट की जगह आप लिख सकते हैं अपोजिट साइड्स। जैसे कि लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव है और यहां पे हम देख सकते हैं कि नेगेटिव साइन लगा हुआ है पहले से। ठीक, इसका मतलब कि ये नेगेटिव साइन को हमें पॉजिटिव बनाने के लिए इस अंदर वाले की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव आएगी, और इस अंदर वाले में जितने भी टर्म है इसकी वैल्यू नेगेटिव तभी आएगी जब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साइन जो होंगे वो हमारे अपोजिट होंगे। यानी कि अगर इसका प्लस है तो इसका माइनस होना चाहिए, तब ओवरऑल माइनस, और फिर ये इसके साथ माइनस में इंटू होकर हमारा लैम्डा पॉजिटिव बना देगा। और अगर ऊपर वाला प्लस है नीचे वाला माइनस है तो हम वही, मतलब कि साइन हमारे अपोजिट होने चाहिए। अगर सेम साइन हुए, यहाँ माइनस इस ऊपर वाले साइन का, मतलब इस ऊपर वाले न्यूमरेटर का टोटल जो हमारा आ रहा है उसका साइन अगर नेगेटिव आया है और डिनोमिनेटर भी नेगेटिव आया, सेम साइन हुए,
तो यानी कि ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट होकर प्लस हो जाएगा और फिर हमारा लैम्डा नेगेटिव में दे देगा, यानी 0 से कम दे देगा, तो वो नहीं चलेगा। सेम गोज विद पॉजिटिव, अगर ऊपर पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव यानी कि ओवरऑल हमारा लैम्डा नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब कि फिर से ये हमारा 0 से कम हो गया, यानी कि ये क्या कह रहा है कि ऊपर और नीचे वाला जो टर्म है इसके जो साइंस होने चाहिए वो हमारे अपोजिट होने चाहिए, यानी कि a डॉट n प्लस d एंड b डॉट n प्लस d आर ऑफ अपोजिट साइन। यानी कि साफ साफ आप समझ गए कि अगर लैम्डा पॉजिटिव आ रहा है तो हमारा पहले तो दोनों पॉइंट अपोजिट साइड पे होंगे, दूसरा प्लेन हमारा लाइन ए बी को यानी कि उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। और तीसरा न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर होंगे उनका वो जो हमारा उनका जो साइन होगा वो हमारा अपोजिट होगा। तो आप इसको याद ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आप देख रहे हैं कि प्लेन हमारा लैम्डा की वैल्यू हमारी क्या है, मान लेते हैं पॉजिटिव आई। अब आपको फाइंड आउट करना है कि पॉइंट्स किस साइड है किस साइड नहीं है। मान लो नेगेटिव आती है या पॉजिटिव आती है लैम्डा की वैल्यू, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? लैम्डा की वैल्यू तो हम निकाल ही सकते हैं कि नेगेटिव आएगी पॉजिटिव आएगी इस फॉर्मूले के थ्रू। अब अगर हमको फाइंड मतलब याद करना है कि कैसे रिमेंबर रख सके, मतलब याद कैसे रख सके उस टाइम पे, तो देखिए ध्यान से, लैम्डा की वैल्यू मान लेते हैं पॉजिटिव आई, हमको कुछ नहीं याद है, हमें ये याद है कि फॉर्मूला क्या है, ठीक। लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव, हम यहां से देखेंगे अच्छा पॉजिटिव यानी कि इन दोनों का साइन हमारा क्या होगा, डिफरेंट होगा पक्का, है ना, तभी ना यहाँ पे नेगेटिव आया होगा और नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बनाया होगा। इन दोनों का साइन अगर हमारा डिफरेंट है यानी कि इसका साइन इससे अपोजिट है, ठीक, इन दोनों का साइन अगर हमारा अपोजिट है इसका मतलब कि जो हमारे पॉइंट्स भी होंगे वो भी हमारे अपोजिट साइड पे होंगे, ठीक। इसी तरह से याद कर सकते हैं आप इसको। और इसी तरह से फिर हमारा आएगा लैम्डा अगर हमारा नेगेटिव आया, ठीक, तब हमारे क्या होंगे, बोथ पॉइंट्स आर ऑन द सेम साइड, दोनों पॉइंट्स हमारे सेम साइड पे होंगे। प्लेन डिवाइड्स द लाइन ए बी एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा ए बी को। और तीसरा जो आएगा जो हम यहां से समझ सकते हैं, अगर हमारा लैम्डा नेगेटिव है तो हमारा ए डॉट एन प्लस डी एंड बी डॉट एन प्लस डी आर ऑफ सेम साइन के होंगे। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि अगर हमारे लैम्डा हमारा नेगेटिव आया है इसका मतलब कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये दोनों हमारे सेम साइन के होंगे तभी नेगेटिव आया है, ठीक। और अगर हमारे सेम साइन के है यानी वर्ड हमारा क्या आ रहा है, सेम, यानी कि हमारे पॉइंट्स जो होंगे लैम्डा जब नेगेटिव होगा तब भी वो हमारे सेम साइड में होंगे उस क्या कह सकते हैं कि प्लेन के, ठीक। तो ये हमारी सारी नेसेसरी कंडीशंस थी और जितने भी आप रिजल्ट्स निकाल सकते थे लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव से वो सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं और लैम्डा का फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप एक बार नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अगले जो हमारा टॉपिक है उस पर चलते हैं, ठीक। तो चलिए अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे और वो है हमारा डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, ठीक। तो हम सभी जानते हैं कि अगर हमें किसी पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस चाहिए रहता है तो हम उस पॉइंट पे उस प्लेन के थ्रू एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं और वही हमारा डिस्टेंस डिफाइन करता है किसी प्लेन का किसी पॉइंट से, ठीक, या फिर किसी पॉइंट का किसी प्लेन से डिस्टेंस। तो यहां हेडिंग डालेंगे हम, आप चाहे तो डाल सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। उसके लिए हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मान लेते हैं कि हमारा पॉइंट कोई दिया है उसकी जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारी क्या है, ए है, ठीक। ए हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर
ऑफ द गिवन पॉइंट, ठीक, और n क्या है, नॉर्मल ऑफ द प्लेन, या फिर हम कह सकते हैं प्लेन की इक्वेशन दी हुई है, ठीक। तो वो किस फॉर्म में दी हुई है, r डॉट n प्लस d इज इक्वल टू 0, ये हमारी प्लेन की इक्वेशन दी हुई है। तो हमारा जो डिस्टेंस आएगा d, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, मान लेते हैं ये हमारा एक प्लेन है, ठीक, ये कहीं ओरिजिन है o, और ये कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट का इस प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक, और इसकी वेक्टर मान लेते हैं हमारी ये a है, ठीक। तो ये जो हमारा डिस्टेंस आएगा मान लेते हैं d आ रहा है, और d हमारा कितना आएगा, d इज इक्वल्स टू, r की जगह हम a रिप्लेस करेंगे, a डॉट n प्लस d अपॉन में n मॉड और इनका मॉडुलस, क्योंकि डिस्टेंस हमारा हमेशा पॉजिटिव आता है, इसलिए इसकी वैल्यू चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, हमें हमेशा पॉजिटिव लेनी होगी, ठीक। तो ये फॉर्मूला था डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन का, ठीक। और इसको अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहें तो हम जानते हैं कि प्लेन को हम पहले सबसे पहले कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे, और कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, ठीक। ये, और हम इसको यही तो कहते हैं, यानी कि देखिए हमारा जो पॉइंट है a, वो x, y और z की वैल्यू रिप्लेस करेगा यहाँ पे, क्योंकि हमने r को a से रिप्लेस किया है। तो मान लेते हैं जो हमारा वेक्टर a है वो क्या है, हमारा a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, है ना, ये मान लेते हैं हमारा पॉइंट है। तो हमारा जो वो आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी, यानी डिस्टेंस हमारा अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहे तो वो क्या आ जाएगा हमारा, a1x प्लस a2y प्लस a3z प्लस d अपॉन, सॉरी एक्स वाई जेड की जगह लेगा वो, तो वो हम कह सकते हैं a1 प्लस b1 प्लस c1 प्लस d अपॉन में मॉडुलस, और हमारा मॉडुलस ऑफ n हमारा क्या, ए बी सी, यानी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना, सॉरी a1 होगा, a2 होगा यहाँ पे, ये a2 और a3 होगा यहाँ पे, ठीक। तो ये हमारा आ जाएगा डिस्टेंस, और इसकी वैल्यू भी हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक, क्योंकि मॉडुलस लगा रहेगा। तो ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म हो जाता है, और ये हमारा जो है वेक्टर फॉर्म हो जाता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, ठीक। तो अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, जो कि होता है हमारा पोजीशन ऑफ ओरिजिन रिलेटेड टू प्लेन, मतलब कि हमारी जो ओरिजिन की पोजीशन है वो प्लेन के रिलेशन में कैसे है, मतलब अरे सॉरी, पोजीशन ऑफ ओरिजिन रिलेटेड टू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। दो प्लेन के इंटरसेक्शन अगर होगा तो उसके रिस्पेक्ट में हमारी जो कोई पॉइंट है या फिर कोई, हमारा जो ओरिजिन है उसकी पोजीशन कहां होगी, वो हमें फाइंड आउट करना है। अभी थोड़ा बोलने से समझ नहीं आ रहा है, डायग्राम बनाऊंगा तो आपको क्लियर समझ में आएगा। तो चलिए अगली हेडिंग डालते हैं। आपको ये सब थोड़ा लग रहा होगा कि बहुत तेज भाग रहे हैं या थोड़ा एकदम ऊपर ऊपर से बता रहे हैं, क्योंकि हाँ, इसमें 3D ज्योमेट्री में या फिर आपको स्ट्रेट लाइन्स एंड प्लेन्स में बहुत सारे फॉर्मूले आपको मिलेंगे, क्योंकि इसमें जो अगर आप देखिए कंसेप्ट तो है, साफ सी बात है ना, लेकिन बिना फॉर्मूले को रटे आप वो कंसेप्ट यूज नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये जितने भी फॉर्मूले हैं, जो भी कंडीशंस हैं, ये सब आपको याद होनी चाहिए। इसीलिए मैं क्या कह रहा हूं कि एक बार आप ये सारे, क्योंकि मैं बहुत ही सीक्वेंस वाइज लिखवा रहा हूं, है ना, एकदम कह सकते हैं कि आपको क्या कहें, जैसे मैं बहुत ही सीक्वेंस में आपको एक नोट्स टाइप की तरह लिखवा दे रहा हूं। इसमें सारे पॉइंट जो भी इंपॉर्टेंट है, जितने भी नोट्स आपके मतलब नोट इंपॉर्टेंट है, वो लिखवा दे रहा हूं, जिससे कि जो आप है आराम से इसकी एक अच्छी नोट्स बना सके, ठीक। इसके सारे फॉर्मूले लगभग 2 पन्ने या 3 पन्ने में आराम से आ जाएंगे, जो कि मैंने पहले लेक्चर में भी लिखवाए थे और इस लेक्चर में भी लिखवा रहा हूं, है ना। तो ये सारे फॉर्मूले आपको एक बार लिख के
रट लेने हैं अच्छे से, और उसको रटने के बाद ही मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक्सरसाइज लगाएं, वरना आपको बार बार हर क्वेश्चन पे देखना पड़ेगा कि अरे यार इसका फॉर्मूला क्या था, है ना, या क्या कंडीशंस थी कि जो है हमारा जो लैम्डा है पॉजिटिव होने पे क्या होता है, नेगेटिव होने पे क्या होता है। वैसे फिलहाल हमको तो याद हो गया है, क्योंकि लैम्डा जैसे अगर हमारा पॉजिटिव है तो हमारे ऊपर वाला टर्म न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का टर्म हमारा दोनों हमारा अपोजिट साइन का होना चाहिए, क्योंकि माइनस बाहर रहता है तो अंदर भी माइनस आना चाहिए, तभी अपोजिट साइन का होना चाहिए उन दोनों को, और अपोजिट है यानी कि पॉइंट्स भी हमारे अपोजिट रहेंगे। तो इस तरह से देखिए हमको याद है, वो आपको थोड़ा एक दो बार रिवाइज करना पड़ेगा वो सारी नोट्स, और अच्छे से आप उसको एक बार बना लीजिएगा, उसको रिवाइज कर लीजिएगा, उसके बाद आप लगाइएगा क्वेश्चन, तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। बहुत आराम से आप क्वेश्चंस कर लेंगे, जिस क्वेश्चन में फंसे वो मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, आप उसको सॉल्व करके एक बार देख सकते हैं कैसे सॉल्व हुआ है, उस क्वेश्चन की 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और मैं आपको इस सारी एक्सरसाइज 4.2 एक्सरसाइज में लगभग 7 या 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में प्रीवियस ईयर आप उठा के देखेंगे तो सेम पूरा का पूरा सेम क्वेश्चन 3-3 बार आया है, 4-4 बार आया है, 2014 में भी आया, 2016 में भी आया, 2017 में भी आया है, इस तरह से क्वेश्चन आए हैं कई ठो। तो इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार, और 2019 के बाद पेपर ही नहीं बना, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होंगे हमारे क्वेश्चन पेपर में। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा इस एक्सरसाइज से जो कि आ रहे हैं। बाकी आप खुद भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर खरीद के एनालाइज कर सकते हो, लेकिन मुझे जो इंपॉर्टेंट लगेगा, जो बार बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, वो क्वेश्चन यहाँ पे हम उसको इंपॉर्टेंट मार्क करके आपको बोल के करवा देंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, बाकी तो मैं पूरे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, पोजीशन ऑफ ओरिजिन related to intersection of two planes। दो प्लेन के इंटरसेक्शन के रिलेशन में हम ओरिजिन की पोजीशन को डिफाइन करने वाले हैं। ठीक, जैसे कि मान लेते हैं हमारा ये एक प्लेन है, ठीक, और ये हमारा दूसरा प्लेन बन रहा है, ये इसको और ऐसे बना देते हैं। ये हमारा एक जो है दो प्लेन्स का इंटरसेक्शन बना हुआ है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, डायग्राम मैंने बहुत ही सही तरीके से बना दिया है। ठीक, और आप देख सकते हैं कि इस दो प्लेन है, ठीक, ये टोटल 4 पोर्शन में स्पेस को डिवाइड कर रही है। पहला पोर्शन हमारा ये आ जाएगा, दूसरा पोर्शन हमारा ये आ जाएगा, तीसरा हमारा ये पोर्शन आ जाएगा, चौथा हमारा ये पोर्शन आ जाएगा। ठीक, इन 4 पोर्शन में ये जो है स्पेस को प्लेन, ये दो प्लेन के इंटरसेक्शन डिवाइड कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा आप, एक्चुअल डिवीजन जो हो रहा है वो केवल दो ही तरीके से हो रहा है। ये मान लेते हैं आप एक्यूट एंगल है अगर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक, तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि एक डिवीजन हो रहा है एक्यूट एंगल साइड और एक डिवीजन हो रहा है ऑब्ट्यूज एंगल साइड। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है कि इस तरह से दो इंटरसेक्टिंग प्लेन्स अगर होंगी तो हमारी जो ओरिजिन की पोजीशन है वो कहां पे है, वो हमारी एक्यूट एंगल की तरफ हमारा ओरिजिन लाई कर रहा है, यहाँ पे ओरिजिन लाई कर रहा है, या फिर ऑब्ट्यूज एंगल की तरफ हमारा ओरिजिन लाई कर रहा है। तो यही चीज हमें फाइंड आउट करनी है। और अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये क्यों फाइंड आउट करनी है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो इसका जब हम इसके जस्ट बाद वाला टॉपिक यहाँ पे जहां आता है कि एक लाइन के थ्रू, ये देखिए ध्यान से देखिए, दो प्लेन जो इंटरसेक्ट हो रही है यानी कि दो इक्वेशंस बनेंगी, और हमने पढ़ा था कि 3D में कोई भी एक सिंगल इक्वेशन किसी लाइन को नहीं रिप्रेजेंट कर सकती, इसीलिए ये जो प्लेन की इक्वेशन होगी और ये जो प्लेन की इक्वेशन होगी, इसको मान लेते हैं P1 इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन है, नाम नहीं, इसकी इक्वेशन मान लेते हैं P1 है, और इसकी इक्वेशन मान लेते हैं P2 है अगर, तो ये देखिए ये मिल के इस लाइन की इक्वेशंस को डिफाइन करेंगे। ठीक, ये एक लाइन बनाएंगी। ठीक है, तो ये काम कब आएगा, बात ये चल रही थी, तो ये काम तब आएगा जब हमें उस लाइन के अलोंग या फिर इस लाइन के थ्रू कोई एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी,
ये हमारा ओरिजिन की पोजीशन तब काम आएगी, वो मैं अगले टॉपिक में बताऊंगा इसके बाद जस्ट जो है कि वो कैसे काम आएगी। आइए अभी ये समझते हैं कि पहले कैसे फाइंड करेंगे कि हम ओरिजिन हमारा है कहां पे, है ना। तो चलिए, पोजीशन ऑफ ओरिजिन रिलेटेड टू इंटरसेक्शन ऑफ टू पॉइंट्स। इस प्लेन की हमारी नॉर्मल होगी n1 मान लेते हैं, है ना, 2 माने ना, तो n2 मान लेते हैं। और इस प्लेन की जो हमारी नॉर्मल होगी इस तरह से जाएगी, उसको मान लेते हैं हम n1 मान लेते हैं, है ना। तो ये हमारी दो इक्वेशंस हो गई प्लेन की। अब अगर हम इसके बाद बात करें तो हमारी जो पोजीशन ऑफ ओरिजिन होगी ना, वो हम n1 डॉट n2 से फाइंड आउट करेंगे। अगर हमारा n1 डॉट n2 हमारा पॉजिटिव आया तो यानी कि ओरिजिन जो है वो कहां पे लाई कर रहा है, ओरिजिन लाइज एट ऑब्ट्यूज एंगल साइड। और अगर हमारा n1 डॉट n2 ये हमारा नेगेटिव आ रहा है तो ओरिजिन लाइज एट एक्यूट एंगल साइड। हमारे एक्यूट एंगल साइड पे हमारा ओरिजिन लाई करेगा। ये आप चीजें नोट कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। मतलब कि दो प्लेन जो है, ये दोनों प्लेन है, मान लेते हैं ये हमारा एंगल कितना बन रहा है, थीटा, ठीक। तो इस एंगल को, इस थीटा एंगल को बाइसेक्ट करती हुई, मतलब इक्वली डिवाइड करती हुई जो प्लेन हमारी जाएगी, अगर हमें उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, और इन दोनों प्लेन की केवल इक्वेशन दी हुई है, बाकी ना हमको इस प्लेन पे कोई पॉइंट दिया है ना हमको कुछ दिया है, तो उसकी इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आइए हम चलते हैं, अगला टॉपिक हमारा वही है, ठीक। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमको कुछ रूल्स लिखने होंगे, ठीक है। और उन रूल्स को फॉलो करके ही हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और वैसे ही हमारा जो है उसी रूल्स को फॉलो करते करते हमारा जो है फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, जो कि बता देगा कि हमारी प्लेन की इक्वेशन क्या है, ठीक। तो सबसे पहले लिखेंगे कि रूल्स हमारे किस कंसेप्ट पे बेस्ड हैं, असल में हम क्या कंसेप्ट यूज कर रहे हैं जिनके बेसिस पे हमने रूल्स लिखे हैं, ठीक। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये जो हमारा प्लेन है, दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन है, अगर हम यहां से एक लाइन खींचे, है ना, जो कि इन दोनों प्लेन के बीच के एंगल को डिवाइड कर रही है इक्वली, ठीक। तो वो लाइन पे अगर हम कोई पॉइंट लें, या फिर वो प्लेन हम अगर हमारे पास है ना, इस तरह से हमारा मान लेते हैं कोई प्लेन है जो कि उन दोनों को इक्वली डिवाइड कर रहा है, और उस प्लेन के बीचों बीच अगर हमारा कोई पॉइंट है, या कहीं भी हमारा कोई पॉइंट है, ठीक, यहाँ पे भी अगर हो, तो ध्यान से देखिए, यहां से अगर हम नॉर्मल गिराएं और यहां से अगर हम नॉर्मल गिराएं इस प्लेन पे, ठीक, तो ये दोनों इक्वल डिस्टेंस करेंगे, मतलब इन दोनों का डिस्टेंस हमारा इक्वल आएगा उस बीच वाले प्लेन पे। यानी कि जो हमारा कंसेप्ट यहां पे होगा, ये हम मिटा देते हैं, और अगला जो हमारा आता है वो डाल देते हैं। वो हमारी आएगी इक्वेशन ऑफ प्लेन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। टू प्लेन्स, ठीक, बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। तो मान लेते हैं ये हमारा एंगल है थीटा, जो कि एक्यूट एंगल है, ठीक, और यहाँ पे डिस्टेंस हमारा सेम होगा। तो यहाँ पे हम कंसेप्ट लिखते हैं कि किस कंसेप्ट पे हमारे जो रूल्स होंगे वो बेस्ड होंगे। वो हमारा कंसेप्ट है डिस्टेंस ऑफ
पॉइंट P, मान लेते हैं यहां पे जो पॉइंट है उसका वो हमारा P है, ठीक। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P और उसकी पोजीशन वेक्टर क्या है, P है, ठीक। ऑफ पॉइंट P इज सेम फ्रॉम बोथ द प्लेन्स, बोथ प्लेन्स, दोनों प्लेन से हमारा उस पॉइंट P का डिस्टेंस सेम है, ठीक। अब ध्यान से, हमें पता था कि किसी पॉइंट का किसी प्लेन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो वो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, d इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ r की जगह हम यहां पे रिप्लेस करते थे वो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है p डॉट n प्लस d अपॉन में n का मॉडुलस, ठीक। और यहाँ पे दो प्लेन्स हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले प्लेन का इक्वेशन हम मान लेते हैं P1, वो हमारा क्या है, पहले प्लेन का इक्वेशन हम मान ले रहे हैं r डॉट n1 प्लस d1 इज इक्वल टू 0, और दूसरे प्लेन का r डॉट n2 प्लस d2 इज इक्वल टू 0, ठीक। ये हमारा पहले प्लेन का इक्वेशन है और ये हमारा दूसरे प्लेन का इक्वेशन है, ठीक। अब इसके बाद हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे n1 d1 आएगा, ठीक है। और जो सेम डिस्टेंस होगा वो हमारा कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल टू p डॉट n2 प्लस d2 अपॉन n2 का मॉडुलस, ठीक। ये आ जाएगा हमारा, है ना, ये हमारा d2 आ जाएगा, यानी कि d1 प्लेन से डिस्टेंस और d2 प्लेन से डिस्टेंस। हम जानते हैं d1 इज इक्वल टू d2 है, तो हम जानते हैं कि हमारा d1 और d2 इक्वल हो जाएगा, और फिर उससे हम ये चीज लिख सकते हैं, ठीक। तो अब हम जैसे ही ये लिखेंगे, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ये तो हमने कंसेप्ट के थ्रू हम ये हमें मिल गया, ठीक। लेकिन हमारा जो रूल्स लगेगा वो इस पे नहीं लगेगा, हमारा जो एक्चुअल रूल लगेगा वो इस पे लगेगा, Pn1 प्लस d1 अपॉन n1 मॉड इज इक्वल्स टू प्लस माइनस P डॉट n2 प्लस d2 अपॉन n2 का मॉडुलस। इस पे हमारा जो है रूल लगेगा, वो हमारा प्लस और माइनस डिपेंड करेगा कि हमारा जो हमें कौन से एंगल का बाइसेक्टर प्लेन पूछा गया है, यानी कि हमें किस एंगल के को बाइसेक्ट करने वाली प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ऑब्ट्यूज एंगल को फाइंड आउट करने मतलब बाइसेक्ट करने वाली प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है कि एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट करने वाली प्लेन का इक्वेशन, ठीक। तो हम चलिए कुछ रूल्स लिखते हैं, उसके हिसाब से हमारी प्लस और माइनस की वैल्यू आएगी। सबसे पहले हमारे क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पे लिखते जा रहे हैं, यहां हम देते जा रहे हैं आपका एग्जाम्पल और यहां हम लिखते जा रहे हैं आपका रूल्स, ठीक। इस तरफ हम एग्जाम्पल देंगे, इस तरफ हम रूल्स लिखेंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि क्वेश्चन में पहली प्लेन की इक्वेशन हमारी दी हुई है 2x प्लस 3y प्लस 7z माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। और मान लेते हैं दूसरी प्लेन की इक्वेशन दी है 4x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 9, ठीक। ये हमारी दो इक्वेशंस हमें दी हुई है, ठीक है। और बोला गया है कि ये दोनों प्लेन्स इंटरसेक्टिंग प्लेन्स हैं और इनकी ऑब्ट्यूज एंगल को बाइसेक्ट करने वाला प्लेन की इक्वेशन हमें निकालनी है, ठीक। ऑब्ट्यूज एंगल को बाइसेक्ट करने वाले प्लेन की इक्वेशन हमें निकालनी है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखते जा रहे हैं यहां पे, देखिए सबसे पहला कन्वर्ट d इंटू पॉजिटिव। हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले d लेके हमको पॉजिटिव करना पड़ेगा। अब अगर इसको हम ध्यान से लिखें तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल टू के इधर 9 आएगा तो वो हमारा हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगी हमारी इस प्लेन की इक्वेशन, ठीक। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी d हमारा नेगेटिव है और यहाँ पे भी d हमारा नेगेटिव है, तो पहले हमें d को पॉजिटिव करना होगा।
तो हम -1 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों इक्वेशंस को, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये हमारा माइनस, ये माइनस और ये हमारा माइनस। ठीक, ये हमारा पॉजिटिव होगा हमारी डी। ठीक है, अब दूसरा जो स्टेप होगा वो हम क्या करेंगे, ठीक, अब हमें फाइंड करना है कि हमारा जो ओरिजिन है वो किस साइड लाई कर रहा है। ठीक, तो उसके लिए यहां पे फाइंड द साइड ऑफ ओरिजिन, या फिर कह सकते हैं आप N1 N2 हमें फाइंड करना होगा, और फाइंड द साइड ऑफ ओरिजिन ब्रैकेट में, या आप लिख सकते हैं कॉमा करके, फाइंड N1 डॉट N2, क्योंकि N1 डॉट N2 से ही हम क्या करेंगे, ओरिजिन की पोजीशन हम फाइंड करेंगे। ठीक, अब इसका N1 और इसका N2 मतलब इसका नॉर्मल वेक्टर और इसकी नॉर्मल वेक्टर लेंगे, तो N1 की जो वैल्यू आ रही है वो हमारी कितनी आ रही है यहाँ पे, -2i कैप -3j कैप -7k कैप, है ना। ये हमारी N1 की वैल्यू। N2 की वैल्यू अगर हम निकालें तो -4i कैप -3j कैप -2k कैप। ठीक, ये हमारी N2 की वैल्यू आ गई। अब हम N1 डॉट N2 अगर करते हैं तो वो हमारा कितना आएगा, माइनस इंटू माइनस, ये हमारा आ जाएगा +8 +9 +14। तो हम देख सकते हैं कि ये हमारा N1 डॉट N2 की जो वैल्यू आ रही है ये हमारी पॉजिटिव आ रही है ना, पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब कि हमें जो हमारा जो ओरिजिन है वो कहां लाई कर रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल पे, है ना। दिस मीन्स ओरिजिन lies on obtuse angle साइड। ऑब्ट्यूज एंगल की साइड पे हमारा जो ओरिजिन है वो लाई कर रहा है। और आप यहां से भी मतलब निकाल सकते हैं। देखिए यहां पे क्या बोला था सेकंड स्टेप में, फाइंड द साइड ऑफ ओरिजिन, आपने निकाल लिया कि कहां पे लाई कर रहा हो ओरिजिन, ऑब्ट्यूज एंगल साइड पे। अब हम अगला निकालते हैं, ये हमारा आ गया। अब थर्ड हमें क्या करना है कि ऑब्जर्व which planes equation is asking। इक्वेशन में कौन से प्लेन की इक्वेशन बोली गई है, ऑब्ट्यूज एंगल की। ठीक, तो ऑब्ट्यूज एंगल की इक्वेशन यहां पे लिखते हैं। तो हमारा क्या है, ऑब्ट्यूज। ठीक, ओरिजिन कहां लाई कर रहा है, ऑब्ट्यूज में। 4 पॉइंट एज ORIGIN, ओरिजिन lies at obtuse angle, इसको रफ कर दे रहे हैं, obtuse angle साइड। जैसे कि ओरिजिन हमारा जो है obtuse एंगल की तरफ लाई कर रहा है, एंड क्वेश्चन ऑल्सो आस्क about the equation of plane bisecting the obtuse angle between both given planes, between both the given प्लेन्स। ठीक, बिटवीन बोथ द गिवन प्लेन्स। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको थोड़ा सा आप ऐसे कर लीजिए, ये आई थिंक अब आपको दिख रहा होगा। ठीक, तो जैसे कि एज ओरिजिन लाइज एट ऑब्ट्यूज एंगल साइड, एंड क्वेश्चन ऑल्सो आस्क अबाउट द इक्वेशन ऑफ प्लेन बाइसेक्टिंग द ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन बोथ द गिवन प्लेन्स। सो यहां पे लिखेंगे
यहां से हमें क्या निकला, देन वी यूज पॉजिटिव साइन। अगर हमारा ओरिजिन ऑब्ट्यूज एंगल की, मतलब मान लेते हैं अगर हमारा ओरिजिन ऑब्ट्यूज एंगल की साइड आ रहा है और क्वेश्चन में ऑब्ट्यूज एंगल की ही हमें इक्वेशन, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल को बाइसेक्ट करने वाली प्लेन की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करने को कह दी है, तब तो हम पॉजिटिव यूज करेंगे। लेकिन अगर यहीं पे ऑब्ट्यूज की जगह एक्यूट अगर बोलता, तब हम वहां पे नेगेटिव यूज करते। ठीक, अब आप ध्यान से देख सकते हैं यहां कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव यूज करेंगे, इन रूल्स को फॉलो करते हुए। ठीक, ये रूल्स जो है ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल पे बेस्ड हैं, आप इनको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक, और अपने एक खुद की नोट्स बना सकते हैं जिसमें आप आराम से इस कंसेप्ट को और इस तरीके को, इस तरीके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, उस तरीके को आप आराम से समझ सके। ठीक, ओरिजिन लाइज एट दी ऑब्ट्यूज एंगल साइड। देखिए साफ सी बात थी कि सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको डी पॉजिटिव करना है। इधर देखिए, इधर सबसे पहले हमको क्या करना है, इक्वेशंस लिखी होंगी, दो गिवन होंगी, उसका हमको डी पॉजिटिव करना है। ठीक, फिर अगला स्टेप होगा कि ओरिजिन कहां पे है ये फाइंड आउट करना है। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो दो गिवन इक्वेशंस हैं उनका हमने डी पॉजिटिव कर लिया है, अब उस पॉजिटिव की हुई इक्वेशंस का हम नॉर्मल वेक्टर्स उठाएंगे और n1 डॉट n2 करेंगे और वहां से फाइंड आउट करेंगे कि ओरिजिन हमारा कहां पड़ रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल की साइड की एक्यूट एंगल की साइड। मान लेते हैं कि हमारा जो है ऑब्ट्यूज एंगल की साइड पड़ रहा है। ठीक, अब हम देखेंगे कि भैया इक्वेशन कौन सी निकालने को कही है, ऑब्ट्यूज एंगल को बाइसेक्ट करने वाली प्लेन की इक्वेशन की एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट करने वाली प्लेन की इक्वेशन। मान लेते हैं कि एक्यूट एंगल को अब की बार फाइंड आउट करने वाली प्लेन की इक्वेशन बोली गई है, एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट करने वाली प्लेन की इक्वेशन बोली गई है निकालने को। तो हम देखेंगे कि हमारा ओरिजिन ऑब्ट्यूज एंगल की साइड है और बोला गया है कि एक्यूट एंगल की प्लेन, यानी कि दोनों अलग अलग है, यानी नेगेटिव साइन हम यूज करेंगे इस फॉर्मूले पे। ठीक, और अगर हमारा दोनों सेम साइड पे होता तो हम यहाँ पे पॉजिटिव करते। अगर ओरिजिन और जिस एंगल की हमको मतलब बाइसेक्टर प्लेन की इक्वेशन निकालनी है वो दोनों हमारा सेम है तो हम पॉजिटिव लेंगे, और अगर नहीं सेम है तो हमारा नेगेटिव लेंगे। तो यही बात आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, और ये एग्जाम्पल अगर आपको सही लग रहा हो समझने के लिए तो आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक, अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे हम नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू लेने से ये प्लेन की इक्वेशन कैसे दे देगा, है ना। तो आइए चलिए वो भी आपका डाउट क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे इस प्लेन को मिटा के हम यहाँ पे आपको वो डाउट क्लियर कर देते हैं, और ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद एक छोटा सा 2 मिनट का वो आएगा, एक टॉपिक जिसमें हम आपको बस बता देंगे कि इनफाइनाइट प्लेन्स की कैसे होती है, वही लैम्डा की वैल्यू वहां पे एक तो यूज होगी। ठीक है, और उसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर हम अगले लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 4.2 के। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको, मतलब कैसे। तो आप ध्यान देखिए कि ये जो हमारा टर्म लिखा हुआ है, ये जो टर्म है एक्चुअल में n1 मॉड हमारा कोई ना कोई वैल्यू होगी। मान लेते हैं n1 मॉड हमारा 5 हुआ। ठीक, तो ये जो है ये मान लेते हैं n1 की वैल्यू 5 हुई, तो यानी कि ये प्लेन की इक्वेशन की तरह है, क्योंकि ये हमारा पहले इस फॉर्म में था r डॉट n1 प्लस d1, हमने r को रिप्लेस किया था p से, है ना। यानी कि ये हमें कोई ना कोई इस तरह की फॉर्म दे रहा होगा, ax प्लस by प्लस cz प्लस d, है ना। और ये वाला भी हमको सेम फॉर्म दे रहा होगा, ax प्लस by प्लस cz प्लस d, यानी कि इज इक्वल्स टू हम लिख देंगे ax प्लस by प्लस cz प्लस d, है ना। अब यहाँ पे देखिए x y z और x y z तो हमारा कोई पॉइंट ही रहेगा, वो p है पॉइंट, है ना। यानी कि मान लेते हैं p पॉइंट का जो हमारा वो है कोऑर्डिनेट है वो x, y, z है। ठीक, अब हमारा मान लेते हैं a1 b1 c1 था ये, और a2 b2 c2 था ये। ठीक, तो एक्चुअल में हम अगर इसको इधर उठा के ले आए, इज इक्वल टू के इधर उठा के ले आए हमारा, तो हमारा क्या हो जाएगा, a1 माइनस a2 इंटू एक्स प्लस b1 माइनस b2 इंटू वाई प्लस c1 माइनस c2 इंटू z प्लस d1 माइनस d2 इज इक्वल टू 0। ये आ रहा होगा हमारा। ठीक, अब ध्यान से देखिए
कि इसको अगर हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 अगर हम कह दें तो ये एक प्लेन की इक्वेशन आ गई और यही हमारा प्लेन है, वो वाला प्लेन जो कि हमारे उस एंगल को बाइसेक्ट करके जा रहा होगा। अब वो चाहे एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो चाहे वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हो। तो ये आप नोट कर सकते हैं और इसके बाद हम चलते हैं आज के लास्ट टॉपिक पे और फिर हम करेंगे जो है इसका नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस। तो चलिए इसको रब कर देते हैं। इसको लिखने के बाद आप कोशिश करिएगा कि एक बार अच्छे से समझें, क्योंकि इतनी एक लेक्चर में पूरी एक्सरसाइज का मटेरियल समझाना थोड़ा टफ पड़ता है, बट फिर भी एक बार आप ट्राई करिएगा कि इसको अच्छे से समझें और मेरी जहां तक मेरे से हुआ मैंने समझा दिया। आते हैं अब इसके अगले टॉपिक पे। तो अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा इक्वेशन ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू यहां पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन्स। इस पे आप ध्यान दीजिएगा कि हम प्लेन नहीं लिख रहे हैं, प्लेन्स लिख रहे हैं। पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। ये हेडिंग आपको कुछ कुछ पहले की तरह लगेगी, बट यहां पे क्या है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, और वहां पे क्या था इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दी और कह सकते हैं फिर इक्वेशन ऑफ प्लेन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, वो ये था, है ना। तो यहाँ पे बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, यानी कि वो जो दो प्लेन का एंगल बीच में बनता है वो बाइसेक्ट नहीं कर रहा है। हो सकता हो कि वो यहां से चला जाए, हो सकता हो यहां से चला जाए, हो सकता हो बीच से जाए, हो सकता हो इधर से जाए, हो सकता हो इधर से जाए। तो वो बाइसेक्टिंग एंगल नहीं है, है ना। वो कोई भी एंगल पर उन दोनों के प्लेन के बीच वाले लाइन के थ्रू कह सकते हैं जा रहा है, ठीक। तो मान लेते हैं हमारा ये कोई एक प्लेन है, ठीक, और ये हमारा मान लेते हैं कोई दूसरा प्लेन है, ठीक। ये इस तरह से। अब अगर हम ध्यान से देखें, ये इस तरह से हमारे दो प्लेन्स हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में, ठीक। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हो सकता है कि प्लेन यहां से पास करे एक प्लेन, है ना। हो सकता है एक प्लेन यहां से पास करे, हो सकता है एक प्लेन हमारा जो है यहां से पास करे, ठीक। हो सकता है एक प्लेन हमारा यहां से पास करे, इस एंगल को बाइसेक्ट करे। तो इस बाइसेक्ट नहीं मतलब इस एंगल को जो है क्रॉस कर रहा हो, इस एंगल पे क्रॉस कर रहा हो। तो इस तरह से हमारे कई प्लेन्स आ सकते हैं, है ना, इन दो प्लेन के बीच के एरिया में। तो यहां से मान लेते हैं इस प्लेन की इक्वेशन हमारी P1 हुई, इस प्लेन की इक्वेशन अगर हमारी P2 हुई, तो हमारी क्या आ जाएगा, जो हमारे इंटरसेक्ट करने वाला प्लेन है उसकी इक्वेशन आ जाएगी P इज इक्वल टू P1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2, ठीक। अब जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई एक प्लेन तो है नहीं, यहाँ कई ढेर सारे प्लेन्स हैं, है ना। तो हम यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू चेंज करते जाएंगे और हमें अलग अलग प्लेन्स मिलते जाएंगे।
तो ये था हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। ठीक है, उसको इस तरह के हमें हम लिख सकते हैं। प्लेन 1 की इक्वेशन P1 लिखेंगे, प्लेन 2 की इक्वेशन P2 लिखेंगे, और लैम्डा की वैल्यू हमें या तो क्वेश्चन में दी हुई होगी या क्वेश्चन में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी होंगी जिससे हम लैम्डा आसानी से निकाल सकें। तो ये था पूरा थ्योरी 4.2 एक्सरसाइज का। और अब हम अगले लेक्चर में 4.2 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। उसमें हम क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 20 नहीं करेंगे, और बाकी सारे क्वेश्चंस उसमें हम सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे। जो इजी है उनको स्किप करेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है और जो टफ लगते हैं उनको हम ट्राई करने की कोशिश करेंगे। जो थोड़े मॉडरेट लेवल के हैं उनको भी हम सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।